चलिए आज की इस खास चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम भारत की विशाल प्राकृतिक संपदा का पूरा नक्शा तैयार करने वाले हैं। प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं से लेकर भविष्य की टिकाऊ ऊर्जा तक का ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। भारत की विविध भूवैज्ञानिक संरचना ने इसे खनिजों का एक जबरदस्त खजाना दिया है। ये जानकर हैरानी होती है कि हमारे अधिकांश मूल्यवान खनिज प्री पैलियोजोइक युग के हैं, जो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत की कायांतरित और आग्नेय चट्टानों यानी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से जुड़े हैं। तो आइए देश के औद्योगिक विकास को गति देने वाले इन संसाधनों को जरा करीब से समझते हैं। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले खनिज संसाधनों के प्रकार, फिर भारत की प्रमुख खनिज पेटियां, धात्विक और अधात्विक खनिज, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और आखिर में सबसे जरूरी बात, अपने खनिज भविष्य का संरक्षण। ये एजेंडा असल में भारत के पूरे आर्थिक भूगोल को समझने की एक चाबी है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से, खनिज संसाधनों के प्रकार। अब इस क्लासिफिकेशन को देखिए। ये खनिजों को उनके रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर बहुत ही शानदार तरीके से बांटता है। इन्हें मुख्य रूप से धात्विक और अधात्विक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। धात्विक खनिजों को आगे लौह और अलौह में बांटा गया है, जबकि अधात्विक खनिजों को ईंधन और अन्य अधात्विक खनिजों में अलग किया गया है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात याद रखने वाली है कि खनिजों की गुणवत्ता और उनकी मात्रा में हमेशा उल्टा संबंध होता है। मतलब जो खनिज जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा वो उतनी ही कम मात्रा में पाया जाएगा। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये सभी संसाधन समय के साथ पूरी तरह समाप्त होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खनिज भारत के भौतिक भूगोल में आखिर फिट कहाँ बैठते हैं और ये मुख्य रूप से किन इलाकों में पाए जाते हैं। एक बात तो साफ है कि भारत में खनिज हर जगह बराबर नहीं फैले हैं, बल्कि ये मुख्य रूप से 3 प्रमुख भौगोलिक बेल्ट्स में केंद्रित हैं और हर बेल्ट का अपना एक अनूठा औद्योगिक फायदा है। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र से शुरू करें, जिसमें छोटा नागपुर, उड़ीसा पठार और पश्चिम बंगाल आते हैं, तो ये इलाका लौह और इस्पात उद्योग के लिए किसी पावर हाउस से कम नहीं है। यहाँ लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज प्रचुर मात्रा में मौजूद है। दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र, जिसमें कर्नाटक और गोवा शामिल हैं। यहाँ लौह धातुओं और बॉक्साइट से तो समृद्ध है, लेकिन नेवली लिग्नाइट को छोड़कर यहाँ कोयले की भारी कमी है। और तीसरा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो अरावली से लेकर गुजरात तक फैला है। ये बेल्ट तांबा, जस्ता और इमारती पत्थरों के साथ साथ गुजरात में मौजूद पेट्रोलियम भंडारों के लिए जाना जाता है। अब जरा धात्विक और अधात्विक यानी मेटालिक और नॉन मेटालिक खनिजों की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कौन से खास खनिज हमारे उद्योगों को चला रहे हैं। इस मैप पर नजर डालिए। लौह अयस्क और मैंगनीज जैसे महत्वपूर्ण खनिज हमारे प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में कैसे गुच्छों में मौजूद हैं, ये मैप बिल्कुल साफ दिखाता है। भारत के पास एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है, जो मुख्य रूप से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के रूप में मौजूद है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 95% लौह अयस्क भंडार सिर्फ ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा जैसे राज्यों में ही सिमटा हुआ है। इन लौह अयस्क खदानों का कोयला क्षेत्रों के बिल्कुल करीब होना हमारे उद्योगों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। यहाँ एक बुनियादी फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है लौह धातुएं जैसे लौह अयस्क और मैंगनीज, जो हमारे धातुकर्म उद्योगों को एक बेहद मजबूत आधार देती हैं। मैंगनीज का उपयोग तो खास तौर पर लौह अयस्क को गलाने के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ अलौह धातुएं हैं, जिनमें लोहे का अंश बिल्कुल नहीं होता। भारत में अलौह धातुओं की थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन बॉक्साइट इसका एक बड़ा अपवाद है। बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम बनता है, ओडिशा और गुजरात में भारी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा तांबा, जिसके बिना बिजली उद्योग की कल्पना भी नहीं की जा सकती, मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूम, मध्य प्रदेश के बालाघाट और राजस्थान में निकाला जाता है। नॉन मेटालिक खनिजों की बात करें तो अभ्रक यानी माइका का नाम सबसे ऊपर आता है। ये एक ऐसा खनिज है जिसकी खासियतें हैरान करने वाली हैं। इसे बहुत ही पतली चादरों में आसानी से बांटा जा सकता है, जो सख्त होने के साथ साथ लचीली भी होती हैं। इन्हीं खूबियों के कारण अभ्रक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले अभ्रक के भंडार मुख्य रूप से झारखंड के हजारीबाग पठार, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर और राजस्थान में बड़े पैमाने पर मिलते हैं। धातुओं से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमारे देश को ऊर्जा देते हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत।
ये वो पारंपरिक स्रोत हैं जो दशकों से हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। कोयला, जो मुख्य रूप से थर्मल पावर जनरेशन का आधार है, इसके 80% से अधिक भंडार भारत में गोंडवाना और टर्शियरी काल के हैं। ये भंडार दामोदर, महानदी और गोदावरी घाटियों में फैले हैं। फिर आता है पेट्रोलियम। इसकी कमी और हर जगह होने वाले इसके इस्तेमाल के कारण इसे तरल सोना या लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। ये मुख्य रूप से असम के डिगबोई, गुजरात के अंकलेश्वर और मुंबई हाई के अपतटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और अंत में है प्राकृतिक गैस, जो अब हमारे तटीय बेसिनों से निकलकर परिवहन में सीएनजी और रसोई में पीएनजी के रूप में तेजी से उभर रही है। लेकिन इन सभी पारंपरिक स्रोतों में एक बहुत बड़ी खामी है। ये सीमित है और एक दिन खत्म हो जाएंगे। और यहीं से एक बहुत ही अहम और बड़ा सवाल खड़ा होता है। कोई भी विकासशील राष्ट्र अपने अतीत के संसाधनों को पूरी तरह से खत्म किए बिना अपने भविष्य को ऊर्जा कैसे दे सकता है? ये सवाल हमें जीवाश्म ईंधनों की सीमित प्रकृति और टिकाऊ विकल्पों की खोज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। और इस बड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए अब दुनिया पर्यावरण के अनुकूल और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से मुड़ रही है। इस टेबल को देखिए, ये भविष्य की तस्वीर है। गैर पारंपरिक ऊर्जा की ओर हमारा ये बदलाव अब बिल्कुल स्पष्ट है। परमाणु ऊर्जा के लिए धारवाड़ चट्टानों से यूरेनियम और केरल तमिलनाडु के तटों से थोरियम का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा भारत के पश्चिमी हिस्से, खासतौर पर गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, जहां फोटोवोल्टिक सेल सूरज की सीधी रोशनी को सोखकर बिजली बना रहे हैं। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बहने वाली हवाओं की गतिज ऊर्जा टरबाइनों को घुमाकर पवन ऊर्जा पैदा कर रही है। और इतना ही नहीं, पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरों से ज्वारीय ऊर्जा का दोहन करने के प्रयास भी जोरों पर हैं। जमीन के और नीचे जाने पर हमें एक और चमत्कार देखने को मिलता है, भूतापीय या जियोथर्मल ऊर्जा। जब पृथ्वी के अंदर का गर्म मैग्मा सतह की ओर आता है तो अपार गर्मी पैदा होती है। इस जबरदस्त गर्मी का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। भारत में इसका एक बहुत ही सफल उदाहरण हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में देखने को मिलता है, जहां चालू किया गया जियोथर्मल ऊर्जा संयंत्र भविष्य के लिए ऊर्जा का एक बहुत ही शानदार वैकल्पिक स्रोत प्रदान कर रहा है। और ये आइडिया तो बिल्कुल एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। बायो एनर्जी प्रोजेक्ट्स। दिल्ली की ओखला परियोजना इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे नगरपालिका और औद्योगिक कचरे को सीधे बिजली या गैस में बदला जा सकता है। ये न केवल हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जरूरी ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि कचरे के ढेरों को साफ करके पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। अब आते हैं आज की इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, हमारे खनिज भविष्य का संरक्षण। जरा इस बात पर गहराई से विचार कीजिए। खनिजों को भूवैज्ञानिक रूप से विकसित होने में बहुत लंबा समय लगता है। उनका संरक्षण होना चाहिए क्योंकि उनकी कोई दूसरी फसल नहीं होती है। ये लाइन एक बहुत बड़ा सच बयां करती है। हम पारंपरिक संसाधनों के उपयोग से भारी मात्रा में कचरा पैदा कर रहे हैं, और एक बार जब ये लाखों साल पुरानी भूवैज्ञानिक संरचनाएं खाली हो गईं, तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। हम उन्हें किसी खेत की तरह दोबारा नहीं उगा सकते। तो फिर समाधान क्या है? सतत विकास के लिए हमें आज कुछ बहुत ही सटीक और सख्त कदम उठाने होंगे। हमें सौर और पवन जैसी अक्षय ऊर्जा की ओर तेजी से मुड़ना होगा। धात्विक खनिजों को बचाने के लिए स्क्रैप धातुओं की रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना होगा, विशेष रूप से तांबा, सीसा और जस्ता जैसी धातुओं के लिए जिनके भंडार हमारे पास पहले ही कम है। इसके साथ ही दुर्लभ धातुओं के सस्ते और बेहतर विकल्प खोजने होंगे और अपने रणनीतिक खनिजों के निर्यात को कम करना होगा ताकि हमारे मौजूदा भंडार लंबे समय तक हमारा साथ दे सकें। और अंत में ये विचार सोचने पर मजबूर करता है। अगर खनिजों की वास्तव में कोई दूसरी फसल नहीं है, तो आने वाले कल के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आज हम सबको क्या कदम उठाने चाहिए? ऊर्जा और संसाधनों के संरक्षण को लेकर आज जो विकल्प चुने जाएंगे, वही तय करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसा होगा। भारत की खनिज संपदा और भविष्य की ऊर्जा रणनीतियों के इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर सोचना जारी रखिए और सीखते रहिए।